नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे कि जो नीट AIPMT में पिछले सालों में वृत्तीय गति के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे अपने को ये मदद मिलेगी कि अपन समझ पाएंगे कि वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन में अपन उन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से देखें जिनकी एग्ज़ाम में डिमांड होती है। तो अपने को ये पीछे के सालों के क्वेश्चन करने से ये अनुभव होगा कि अपन सही से इस चैप्टर पे अच्छी सी पकड़ बना सकते हैं, और जिससे अपने को क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन का तरीका या किस तरीके के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पे अपन ज़्यादा फोकस करते हुए एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ अपन ले रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान m को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता यानी तेजी से घुमाया जा रहा है। इस तार के टूटने की सबसे अधिक संभावना कब होगी। यानी ये 4 सिचुएशंस आपको दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो तार की टूटने की जो संभावना होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। तो इसके लिए अपन क्या बनाते हैं कि वृत्तीय गति में एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपने एक वृत्त को ड्रॉ किया। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर होगा, ये अपन बना लेते हैं। तो देखें क्या कह सकते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन की बात कर रहा है, पहले ऑप्शन को देखो ध्यान से। लेकिन पहले से अच्छा है कि सबसे पहले अपन 2 नंबर को बनाएं कि द्रव्यमान उच्चतम बिंदु पे, तो उच्चतम बिंदु तो ये होगा। तो इस बिंदु की बात कर रहा है, इसको अपन कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है। फिर 3 नंबर में कह रहा है कि तार क्षैतिज हो। क्षैतिज होने का मीनिंग ये होता है कि तार ऐसे हो, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो, यानी ये 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आइए पहले ऑप्शन पे कि पहला ऑप्शन कहाँ पे कह रहा है कि तार ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण के झुकाव पर हो। तो अपन कह सकते हैं, देखिए ऊर्ध्वाधर के साथ ये कोण बना सकता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसको अपन कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए सबसे तार के टूटने की जो संभावना प्रबल होगी वो वहाँ पर होगी जहाँ पर तनाव सबसे ज़्यादा हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि तनाव ज़्यादा, वहाँ पे तार सबसे ज़्यादा टूटने की संभावना होगी। तो आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में तनाव यहाँ पे सबसे कम होता है, तनाव सबसे कम यहाँ पे होगा। और अपन जानते हैं कि तनाव सबसे अधिक यहाँ पे होगा, तो तनाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा तनाव निम्नतम बिंदु पे होता है। और अपन जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूर्ण करने की शर्त में, जैसे यहाँ पे चाल कितनी होनी चाहिए, √5 RG होनी चाहिए। तो यहाँ पे चाल कितनी होनी चाहिए, √RG अपने आप हो जाती है। तो उस केस में आपने देखा होगा कि तनाव का वैल्यू यहाँ पे 6 mg आता है, तो इस केस में 0 आता है। तो मैं कह सकता हूँ तनाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, तो तार के टूटने की संभावना भी यहाँ पे होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट होगा कि द्रव्यमान के निम्नतम बिंदु पर तनाव सबसे ज़्यादा होने की वजह से तार यहाँ पे टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि RB त्रिज्या के सेकेंडरी वृत्तों पर 2 कण A तथा B क्रमशः V1 और VB के वेगों से एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। इसके घूर्णन का आवर्तकाल समान है। ये कंडीशन आपको दी है कि आवर्तकाल समान है। तो A तथा B के कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा। कोणीय चाल जानते हैं ओमेगा, तो कह रहा है कि ओमेगा A/ओमेगा B क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा बराबर 2π/T। तो अपन कह सकते हैं, देखिए 2π तो सब में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। T की बात करें तो T है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल भी क्या है, समान है। आवर्तकाल भी क्या है, समान है। अपन कहें कि ओमेगा जो डिपेंडेंसी है वो किस पे, T पे है, तो ओमेगा 1 या ओमेगा A/ओमेगा B लिखें तो अपन कह सकते हैं ओमेगा A होगा 2π/T/2π/TB। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि TA बराबर क्या है, TB है। TA बराबर TB है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 1/1, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/1 होगा, क्योंकि इस केस में आवर्तकाल समान है। आवर्तकाल समान होने से ओमेगा समान होगा, तो ओमेगा A बराबर ओमेगा B। अनुपात की बात करें तो 1:1 इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और ट्राई कीजिए करने की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान का कोई गुटका 1 मीटर त्रिज्या की किसी खोखले बेलनाकार ड्रम के भीतरी दीवार के कांटेक्ट में है।
सबसे पहले अपन एक ड्रम बना लेते हैं। तो देखिए ये रहा अपना एक सिंपल सा ड्रम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपन ने एक ड्रम बना लिया, ठीक है। इसका रेडियस अपने को दिया है 1 मीटर, तो रेडियस भी बना लो। तो अपन कहेंगे इसका रेडियस अपने को दिया है r = 1 मीटर, ठीक है। इसका द्रव्यमान कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान का कोई गुटका। तो ये रहा 10 kg द्रव्यमान का एक गुटका जो इसकी दीवार के चारे क्या है, इसके कांटेक्ट में ये गुटका हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भीतरी दीवार तथा गुटके के मध्य घर्षण गुणांक यानी म्यू का वैल्यू अपने को दे रखा है 0.1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बेलन ऊर्ध्वाधर है, तो अपन ने ऊर्ध्वाधर बनाया। अपनी एक्स के प्रति घूर्णन कर रहा है, ये वाली इसकी घूर्णन एक्स है, इसके सापेक्ष किसी कोणीय वेग से घूम रहा होगा ऐसे। तो आपको बताना है कि गुटके को स्थिर रखने के लिए इसको कितने कोणीय निम्नतम या न्यूनतम कोणीय वेग से घुमाना चाहिए कि जिससे ये गुटका गिरे नहीं। सबसे पहले देखो कि इस गुटके को नीचे कौन गिराएगा। तो नीचे गिराने वाला फोर्स अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो अपन कहेंगे इस गुटके को नीचे गिराने के लिए जिम्मेवार फोर्स होगा mg, जिसका वैल्यू होगा 10g। अब इसको बचाने के लिए अपन कह सकते हैं कौन आएगा, तो ये वाली जो सतह है वो घर्षण वाली है, तो यहाँ पे बचाने के लिए आएगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा उसको भी अपन बना लेते हैं। तो अपन कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा ऊपर की तरफ, जो इसको बचाने के लिए आएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो ये गिराने वाला फोर्स है, तो ये बचाने वाला फोर्स है। अपन कह सकते हैं जब ये नहीं गिरने की कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है F का वैल्यू वो > किसके बराबर होना चाहिए, 10g के। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू × n > 10g। म्यू तो अपने पास है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किस तरीके से मिल रहा होगा यही सोचने वाली अच्छी बात इस क्वेश्चन में है। तो सोचो, तो आप कहोगे कि यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दीवार के साथ गुटका कांटेक्ट में, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो ये n इस तरीके से लगेगा। तो अपन यहीं पे बैठ जाते हैं। तो n के लिए अपन कहेंगे यदि अपन इन अजड़तीय निर्देश तंत्र में बैठ गए तो बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स की तरह। और यहाँ पे जो सूडो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, लेकिन यहाँ पे ओमेगा पूछा है तो मैं ओमेगा के रूप में लिखूँ तो m⍵² × r। तो n की जगह हो जाता है m⍵² × r। तो क्यों ना आप समझदारी से पुट कर दो, तो म्यू का म्यू और इसकी जगह रख सकते हो m⍵² × r > 10g। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं म्यू का वैल्यू पुट करेंगे। तो म्यू का वैल्यू कितना है भाई, म्यू का वैल्यू है 0.1, पुट कर दिया, ठीक है। m का वैल्यू 10, ω² तो फाइंड ही करना है ओमेगा। r का वैल्यू बताओ, तो r का हो गया 1 मीटर > 10g। आप कहोगे 10 ने 10 को मार दिया, 10 ने 10 को मार दिया। आप कह सकते हैं यहाँ से ω² का वैल्यू क्या आएगा, देखो ω² आएगा g का वैल्यू आप 10 रख दो, इक्वल नहीं लगाएंगे, > g 10/0.1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ω² > कितना होना चाहिए, 100। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा > कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि रूट ले लेंगे इसका। तो ओमेगा का > यानी ओमेगा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो ओमेगा मिनिमम हो सकता है 10 रेडियन/सेकंड। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले देखें कि इसको गिराने वाला यानी फिसलाने वाला फोर्स कौन सा होगा। तो 10g यानी mg था। बचाने वाला फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए म्यू × n। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर होता है। नॉर्मल रिएक्शन कई तरीके से मिल सकता है। जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, अपकेंद्रीय बल, यानी जिसका वैल्यू m⍵² × r है, ठीक है। ये वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये अपन ने किया 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डायग्राम के अनुसार ऊंचाई h से घर्षण रहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था से सरकने वाला कोई पिंड व्यास AB बराबर, यानी ये वाला व्यास अपने को दिया है AB, जिसका मान दिया है d। अपन कह सकते हैं कि d बराबर कितना होता है 2r। r क्या है यहाँ पे रेडियस, तो d बराबर 2r लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, d/2, जो अपने इस क्वेश्चन में यूज होगी वो बाद में देखेंगे। ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक ठाक पूर्ण कर लेता है। अपन जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूर्ण करने के लिए VA पे यानी इसके निम्नतम बिंदु पे जो चाल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, √5rg, ये अपन जानते हैं।
तब आपको बतानी है कि ऊंचाई h क्या होगी, यानी h इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्त को पूर्ण करने के लिए ए पर चाल कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा वो चाल होनी चाहिए v=√5rg। लेकिन अपने को जो फाइनल आंसर देना है वो डी के रूप में देना है, तो 5 की जगह 5, आर की जगह आप लिख सकते हो d/2 और इंटू जी। तो ये सब कुछ रूट के अंदर है, तो ये हो गया v। लेकिन अपने को h फाइंड करके देना है, तो अपन कह सकते हैं कि इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं। तो अब लिखिएगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से जानते हैं सब, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण होता है काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे छोड़ा जाता है विराम अवस्था से, तो यहाँ पे कह सकते हैं विराम अवस्था से चाल 0 तो काइनेटिक 0। पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसको अपन रेफरेंस चूज कर लेते हैं, ये रेफरेंस होगा। तो रेफरेंस से कितना ऊपर है, h ऊपर है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। काइनेटिक फाइनल की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हाफ m, और यहाँ का स्पीड बताइए, तो स्पीड कह सकते हैं ये शर्त है, तो इसका होल स्क्वायर अपन कहेंगे तो 5dg/2। और पोटेंशियल की बात करें तो रेफरेंस पे आ चुके हैं तो पोटेंशियल 0 होगा। अपने को फाइंड करना था h, तो m ने m को मार दिया, यहाँ पे g ने g को भी मार दिया, तो अपन कह सकते हैं कि h का वैल्यू यहाँ से आएगा 5d/4 ऐसा ऑप्शन देख लो, तो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, तो अपना आंसर होगा सेकंड। तो इस केस में भी अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यह था कि ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूर्ण करने के लिए उसके निम्नतम बिंदु पे चाल कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर होता है √5rg। अब यहाँ पे चाल कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे चाल मिलेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाना आना चाहिए। तो इसमें 2 चैप्टर का यूज इसने किया, वृत्तीय गति तथा कार्य ऊर्जा, और जैसे अपन जानते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर का इसने यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 चैप्टर का यूज इसमें हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कह रहा है कि एल लंबाई है कि एक डोरी है, इसके एक सिरे पे m द्रव्यमान का एक कण जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी एक डोरी है जिसकी लंबाई l है, इसके एक सिरे पर m द्रव्यमान का कण जुड़ा है। दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी खूंटी से जुड़ा है। यदि कण वर्ताकार पथ पर v चाल से घूर्णन करता है तो इस पर लगने वाला नेट यानी सेंटर की ओर जो नेट फोर्स है उसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। और यहाँ पे दे रखा है t जो है वो रस्सी में तनाव है। चलिए सबसे पहले अपन कहेंगे कि ये वाली कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के अपने को लगता है कि जो ये खुद एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है क्षैतिज वृत्तीय गति। क्षैतिज वृत्तीय गति यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो क्षैतिज वृत्तीय गति के केस में अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से होगा, ये आपका क्षैतिज वृत्त होगा, ये आपका क्षैतिज वृत्त है, इसका ये वाला सेंटर है, ये वाला इसका सेंटर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, तनाव का डायरेक्शन बताइए आप, तो तनाव का डायरेक्शन देखिए, तनाव का डायरेक्शन अपन कहेंगे रस्सी में इस तरीके से होगा, ऐसे और ऐसे, और कहोगे mg ऐसे लगेगा, जो क्षैतिज वृत्तीय गति में कोई रोल अदा नहीं करता है। यदि आप यहीं पे बैठ जाते हैं तो आपका अजड़तीय निर्देश तंत्र बन जाएगा। लेकिन एफ नेट की बात कर रहे हैं तो मैं जड़तीय निर्देश तंत्र यानी ग्राउंड पे बैठ के इक्वेशन लिखता हूँ। तो मेरी इक्वेशन आती है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे इस कण का डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने गए कण का, तो एक इस तरफ फोर्स लगेगा, देखिए ये फोर्स होगा तनाव बल T। इसके अलावा mg ऐसे लग रहा है तो इसकी गति में कोई योगदान है नहीं, तो एफ नेट की जगह आएगा T इक्वल्स टू m। और इस केस में कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा mv²/r, mv²/r। तो अपन कह सकते हैं कि एफ नेट की जगह अपन ने केवल T को लिखा, तो इस वजह से अपना जो एफ नेट होगा वो केवल T होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट होगा। यदि मैं इसको अजड़तीय निर्देश तंत्र में बैठ के लिखता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे बैठ जाएगा, तो उसको दिखेगा कि टेंशन वैल्यू इस तरफ फोर्स का वैल्यू T है जो इस तरफ है, और एक सूडो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, इसकी दूर की ओर होगा, जिसको अपन कहते हैं अपकेंद्रीय बल है, जिसका मान होता है mv²/r। तो
तो अपन कह सकते हैं कि एफ नेट का वैल्यू इस केस में कितना है, टी है। तो दोनों तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया कि एफ नेट इक्वल्स टू एम में एफ नेट अपने को टी दिखाई दे रहा है, ये एम वी स्क्वेयर बाय आर तो एक प्रकार का मास इंटू एक्सीलरेशन जैसा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बड़ा सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसको कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विरामावस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई एक समान वर्ताकार डिस्क अपने तल के लंबवत और सेंटर से गुजरने वाली एक्स के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो सबसे पहले अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका जो रेडियस है आर इक्वल्स टू वो है 50 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो कह सकते हैं कि 50 डिवाइड बाई 100 और ये आ गया मीटर में, तो आप कह सकते हैं 1/2 मीटर इसका रेडियस होगा। ठीक है, ये रेडियस हुआ। उसके बाद देखिए अपन को क्या दिया है कि इस पर कोई बला गुण कार्य करता है, तो इसमें 2 रेडियन पर सेकंड का नियत कोणीय त्वरण यानी अल्फ़ा आपको दे दिया कि अल्फ़ा इस केस में दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि 2 सेकंड के पश्चात इसका एक्सीलरेशन या नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी वर्ताकार गति में नेट एक्सीलरेशन आपको चाहिए, तो ए नेट का जो वैल्यू होता है वो कौन से एक्सीलरेशन के वेक्टर योग यानी सदिश योग के बराबर होता है। तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब अभिकेंद्रीय एक्सीलरेशन और एटी मतलब स्पर्शरेखीय एक्सीलरेशन के सदिश योग के बराबर होता है। यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ए नेट का फाइंड करना है, तो अपन जानते हैं कि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसके लिए तो ए सी फाइंड करना पड़ेगा और ए टी भी फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें ए सी जो होता है वो क्या होता है। तो ए सी के 2 फॉर्मूले होते हैं। आप लिख सकते हैं ए सी वी स्क्वेयर बाय आर लिख सकते हैं या फिर ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर लिख सकते हैं। जो डेटा हो गए उसी की फॉर्म में अपन आंसर लिख देते हैं। तो इस केस में अपन देख सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद बताया, तो 2 सेकंड के बाद ओमेगा अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करने का है, तो ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल देखिए कह रहा है कि विरामावस्था से चला है, तो विरामावस्था की वजह से ये 0 होता है। प्लस अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा आपको दे रखा है 2 है और टी का मान कितना है वो भी आपको दे रखा है कि 2 सेकंड के बाद, तो टी बराबर 2। तो यहाँ से आ रहा है मेरा 4। तो अपन कह सकते हैं ओमेगा आया 4 रेडियन पर सेकंड। तो अपन फॉर्मूला जो प्रेफर करेंगे यानी जिसको तवज्जो देंगे वो देंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो 4 का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 1/2 है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ए सी तो फाइंड कर लिया। तो ए सी क्या आंसर होगा, नहीं ए सी और ए टी का सदिश योग इसका आंसर, यानी इस तरीके से इसका परिणाम फाइंड किया जाता है। तो ए टी भी फाइंड करो। तो ए टी के कई सारे 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होंगे। एक तो ए टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी होता है, और यदि अल्फ़ा दिया हो तो सिंपल होता है ए टी इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आर। अल्फ़ा का मान बता दो, तो अल्फ़ा आपका हो गया यहाँ पे दिया है 2, आर का मान आपको दिया है 1/2। तो आपका आंसर आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से अपन ए नेट को फाइंड करने जाए ना भाई साहब, तो इस केस में अपन कह सकते हैं ए सी का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर और इसका 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर देखिए √65 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लगभग मान बता दो, तो लगभग मान बताओ तो 1 को हटा दो ना। 64 के कंपैरिजन में 1 छोटा होता है, तो लगभग आंसर आपको चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिए कि वृत्तीय गति में जो नेट एक्सीलरेशन होता है यानी नेट त्वरण होता है उसका वैल्यू ए सी तथा ए टी के सदिश योग। डायरेक्ट भी मत कर दीजिए कि आपने डायरेक्ट किया, इसकी जगह 8 रख दिया और इसकी जगह 1 रख दिया, 9 भी आंसर इसका नहीं होगा। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अपने को कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि सर्कुलर मोशन में एसी और एटी का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। और जब नेट एक्सीलरेशन पूछे तो एसी को भी फाइंड करें, एटी को भी फाइंड करें और फिर इसका योग किस तरीके से करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने को ये 3-4 बातें सिखा के गया। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसको आप अटैम्प्ट करें, आंसर बताएं और फिर अपन सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस क्वेश्चन में देखें, कोई कह रहा है कि कोई कार जो है वो त्रिज्या कैपिटल आर की वक्रित सड़क पर गतिमान है। ठीक है, सड़क कोण जो दिया है वो थीटा कोण पे झुकी है। कार के टायरों और सड़क के बीच का जो घर्षण गुणांक म्यू एस है, तो
इस सड़क पर कार का अधिकतम सुरक्षित वेग क्या होगा आपको फाइंड करना है। देखिए जब अपन सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो इसका डेरिवेशन अच्छे से करते हैं। चलिए एक बार डेरिवेशन और करते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। डेरिवेशन में क्या बात होती है, अपन कहेंगे कि ये वक्रित सड़क या बंकित सड़क होती है। जिस तरीके से ये वाली बंकित सड़क है, अपन कह सकते हैं ये वाली इसमें सड़क है, ठीक है। इसमें जो वाहन है वो इस तरीके से अपन मान सकते हैं कि वाहन इस तरीके से किसी वृत्तीय पथ में इस तरीके से टर्न ले रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल और एक होती है न्यूनतम सुरक्षित चाल। तो अपन कह सकते हैं कि अधिकतम सुरक्षित चाल जो होती है उसके केस में वाहन के फिसलने की जो टेंडेंसी होती है ना वो बाहर की ओर होती है। और जब न्यूनतम में बात आती है तो न्यूनतम के केस में जो वाहन के फिसलने की जो टेंडेंसी होती है ना वो फिसलने की टेंडेंसी होती है कहाँ की ओर, अंदर की ओर। तो अपन कह सकते हैं अधिकतम के केस में वाहन बाहर की ओर फिसलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की ओर। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन आने वाला है वो क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आएगा अंदर की ओर। तो ये अपन किससे समझ पाए, मैक्सिमम से। अब इसका अच्छे से अपन डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम अपन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे अपन इसका डेरिवेशन कर सकें। अपन कह सकते हैं ये बन गया। अब इसको अपन कार को एक बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं। अब इस पे लगने वाले फोर्स बताओ तो आप कहोगे एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है जो सतह के लंबवत लगता है, एक अपन कहेंगे कि mg लगता है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, और ये आपका थीटा है। चलिए अब इसके क्या करते हैं, घटक करते हैं। घटक करने से क्या फ़ायदा होगा, अपन इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अपन कह सकते हैं ये थीटा होगा तो अपन कहें तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये थीटा होगा। तो n के कंपोनेंट हो गए ये वाला n कोस थीटा, तो इधर की तरफ होगा ये n साइन थीटा। तो n के कंपोनेंट हो गए n कोस थीटा और n साइन थीटा। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो आपने अभी बताया कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की ओर, यानी ऐसे, क्योंकि इसमें वाहन के फिसलने की टेंडेंसी बाहर की ओर होगी क्योंकि अधिकतम सुरक्षित चाल पूछिए। तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया ये वाला। अब फ्रिक्शन फोर्स के भी कंपोनेंट कर ही देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट करो, तो फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट आप करोगे ना तो देखिए कैसे आएंगे वो कंपोनेंट देखो। तो फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो ये फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो आप कहोगे ये वाला कंपोनेंट। देखिए ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये साइन वाला होगा तो एफ साइन थीटा यहाँ पे होगा, और फ्रिक्शन का ये एफ कोस थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए अब अपन कह सकते हैं यदि अपन इसी पे बैठ जाएं तो एक अपन कह सकते हैं यहाँ पे सूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में कौन होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। तो अपकेंद्रीय बल की बात करें तो वो होगा mv²/r, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन अपन बनाए हैं तो इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। पहले इक्वेशन देखिए बड़ी सिंपल सी है। तो पहले इक्वेशन अपनी रहेगी, इसमें अपन कह सकते हैं पहली इक्वेशन होगी n साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। ध्यान से देखिए ये वाला n साइन थीटा है, ये एफ कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाइए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाए तो n कोस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है तो n कोस थीटा और इक्वल्स टू आएगा इस केस में mg प्लस एफ साइन थीटा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अपन ऐसे कह सकते हैं कि n कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा इक्वल्स टू mg होगा। इसको अपन कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अपने को वी मैक्स फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा, देखो तो यहाँ पे कह सकते हैं आप n साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन यहाँ पे कह सकते हैं कि n कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ पे कह सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे m से m चला जाएगा और v²/rg होगा। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि f की जगह रिप्लेस कर देंगे। f की जगह क्या होता है, म्यू s इंटू एन होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे म्यू एस इंटू एन। एफ की जगह म्यू एस इंटू एन पुट करेंगे तो सारे n देखिए इधर भी n आ गया इधर भी n आ गया, तो n से n कैंसिल आउट हो गया। तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ ये बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस यहाँ पे f को म्यू एस इंटू एन लिखेंगे तो n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचेगा म्यू एस इंटू साइन थीटा और यहाँ पे बच गया v²/rg, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। अपन कहेंगे कि इसके आगे वाले जो अपन स्टेप लिखेंगे उस स्टेप में अपन क्या कर देते हैं कि कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, या कोस थीटा यहाँ से कॉमन ले लो। तो कोस थीटा कॉमन लिया तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे टेन थीटा होगा। यहाँ पे कोस थीटा में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कोस थीटा मर जाएगा। समझ में आया ना कि कोस थीटा कॉमन लिया तो कोस थीटा कॉमन लेना है, तो कोस थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा यहाँ से कॉमन आके बाहर चला गया। यहाँ पे अपन कह सकते हैं अभी कोस थीटा कॉमन है तो यहाँ से भी कोस थीटा कॉमन लेंगे तो कोस थीटा कॉमन यहाँ से आया एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा 1 होगा
माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा होगा और इसका वैल्यू होगा वी स्क्वायर बाय आर। अपने को फाइंड करना है वी, तो वी का वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए, इसमें सॉल्व करता हूँ तो रूट में ये आर जी इधर चला जाएगा और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। तो ये वाला अपना आंसर होगा। इसके केस में ये जो v होगा वो v मैक्स होगा, क्योंकि मैक्स के केस में फ्रिक्शन फोर्स ऐसे होते हैं। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये डेरिवेशन के दौरान ध्यान रहता तो आप एक ही लाइन में इसका आंसर दे सकते थे, यानी विदिन सेकेंड आंसर दे सकते थे। और याद नहीं रहता है तो फिर आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन करने के बाद ये ऑप्शन अपना सही होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जिनका एग्जाम में डेरिवेशन करने जाएँ या उसको सॉल्व करने जाएँ तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अपने को एग्ज़ाम में आसानी होगी और क्वेश्चंस जल्दी से कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कैपिटल आर त्रिज्या की किसी ऊर्ध्वाधर लूप में एम द्रव्यमान के किसी पिंड को किस निम्नतम वेग का मतलब होता है न्यूनतम वेग से प्रवेश करना चाहिए कि यह लूप को पूर्ण कर सकें। अपन जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त यानी ये वाला अपन बनाएं तो ये वाला होता है अपना ऊर्ध्वाधर वृत्त। अपन कहते हैं कि इसको पूर्ण करने की शर्त जो होती है वो लिख लेते हैं। अपन कहेंगे इस वृत्त को पूर्ण करना है, इस वृत्त को पूर्ण करना है तो यहाँ पे इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी चाल होनी चाहिए √5 RG, यानी अपन कहते हैं कि निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, √5 RG। तो इसके रिगार्डिंग अपन कहें कि उच्चतम बिंदु पे चाल कितनी होगी, तो उसका वैल्यू होता है √RG। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अपन कहते थे कि निम्नतम बिंदु पे न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, √5 RG। तो उसके रिगार्डिंग उच्चतम बिंदु पे जो चाल आती है वो √RG आती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इस लूप में कहाँ से प्रवेश करवाएं और कितने न्यूनतम वेग से प्रवेश करवाएं कि जिससे ये वृत्त को पूर्ण कर सकें। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में एम द्रव्यमान को किस निम्नतम वेग से प्रवेश करवाएं, तो अपन यहाँ से प्रवेश करवाएंगे इसको, और कितने निम्नतम वेग से, तो √RG से, क्योंकि √RG से अपन ने प्रवेश करवा दिया तो यहाँ पे जब लौटेगा तो √5 RG अपने आप आ जाएगा। तो अपन कहेंगे प्रवेश यहाँ से कराएंगे तो इसका निम्नतम वेग, यानी इस केस में निम्नतम वेग और यहाँ से प्रवेश करवाएंगे तो √RG होगा, न कि √5 RG। कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि √5 RG या √5 GR होना चाहिए, लेकिन इस केस में पूछा है कि इस निम्नतम वेग से प्रवेश करवाना है तो यहाँ से भी प्रवेश करवा दो, लेकिन यहाँ पे कितना वेग दे दो, √RG। लेकिन ऐसे पूछता कि निम्नतम स्थिति पे कितना न्यूनतम वेग होता है, तो आंसर होता है √5 RG। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान का कोई कण है। तो सबसे पहले दे दिया आपने कण का द्रव्यमान, तो उसको लिख लेते हैं। तो m का मान अपने को कितना दिया है, तो m का मान दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम सब समझदार आदमी चेंज कर देते हैं किलोग्राम में, तो 10 × 10⁻³ kg, तो इसका आंसर आता है 10⁻² kg। तो ये तो आ गया अपने पास कण का द्रव्यमान। अब उसके बाद उसकी रेडियस r का वैल्यू कितना दिया है, 6.4 सेंटीमीटर। कोई भी समझदार आदमी कह सकता है 6.4 × 10⁻² मीटर, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को पता लग गई कि उस कण का द्रव्यमान कितना है और कितने रेडियस के वृत्त में वो घूम रहा है। ठीक है ना, ये बात आपको समझवाई। चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्श रेखीय एक्सीलरेशन से गति करता है। यदि गति आरंभ करने के 2 चक्कर लगाने के पश्चात उसकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती है, तो बताना है कि इसमें एक्सीलरेशन का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं यहाँ पे 2 चक्कर लगाने के बाद गतिज ऊर्जा अपने को दे रखी है। तो अपन कह सकते हैं कि 2 चक्कर लगाने के बाद गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 8 × 10⁻⁴। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को दिया है 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, तो आप कहोगे 8 × 10⁻⁴ = 1/2। m का वैल्यू बताओ आप, m का वैल्यू होगा 10⁻² × v²। जब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करके v का वैल्यू फाइंड करो, तो आप कहोगे यहाँ से v² बराबर कितना आएगा भाई साहब, तो v² बराबर आएगा 16 × 10⁻, देखो यहाँ से ये मर जाएगी तो 10⁻² बचेगी। तो अब इसका रूट लें तो अपन कह सकते हैं कि v का जो वैल्यू आएगा ना वो 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आएगा।
तो अपने पास वेग आ गया। वेग से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे देखिए 2 परिक्रमा पूरी करिए, तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ कि v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v² का वैल्यू दे रखा है ये रहा, ठीक है, फाइनल ये हो गया था। तो 16 × 10⁻², एक बार और यूज कर लिया। u² देखिए प्रारंभ में क्या है कि यदि गति प्रारंभ करता है तो विराम से प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, तो प्रारंभ कर रहा है तो u कितना आ गया 0, u0 प्लस 2a तो फाइंड करने का है, ऐसे बताओ। तो आप कहोगे एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में 2πr चलता है, तो दूसरे चक्कर में भी 2πr, तो अपन कह सकते हैं ये हो गया 4πr। ये समझ में आना चाहिए। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, तो अपन कहेंगे कि a का वैल्यू जो अपने से पूछा है उसका वैल्यू होगा 16 × 10⁻² डिवाइड बाई, यहाँ से देखिए 8π और r का मान कितना है 6.4 × 10⁻², यहाँ से ये मर चुका है। अब कह सकते हो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये अपन कह सकते हैं 2, तो ऊपर बचा 2 और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कितना आएगा पाई आएगा 3.14 और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कितना है इंटू 6.4। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, यानी इसका वैल्यू, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको अपन क्या रख सकते हैं, इसको अपन रखें 22 डिवाइड बाई 7, तो अपन कह सकते हैं यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऊपर जाके 14 डिवाइड बाई 22 × 6.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कैलकुलेशन थी लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करा। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद करें और फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। कॉन्सेप्ट ये लगा कि काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड करने के बाद अपन ने एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए समीकरण का सहारा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में वापस से जो फ्रिक्शन वाला है, या अपन कह सकते हैं किसी भी मोड़ पे गाड़ी कैसे मुड़ती है उस पर आधारित है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, कह रहा है कि m द्रव्यमान की एक कोई कार है जो कैपिटल R त्रिज्या के किसी वृत्ताकार समतल पथ पर गति कर रही है, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। यदि सड़क और कार के मध्य बीच में स्थितिक घर्षण गुणांक आपको μs है, तो वृत्तीय गति में कार की अधिकतम चाल क्या होगी जिससे यह फिसले नहीं। तो इस केस में अपने को क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि कौन से वृत्त में ये घूम रही है। तो अपन कह रहे हैं कि ये क्षैतिज वृत्त में ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये वाली गाड़ी हो गई, तो ये वाली गाड़ी कहाँ पे फिसलने की टेंडेंसी होगी, बाहर की तरफ। तो बाहर कौन फिसलाएगा, यदि आप ऊपर बैठ के यहाँ पे एजड़ते निर्देश तंत्र में देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि बाहर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है इसमें। तो बाहर ले जाने वाला फोर्स है आपका mv²/r, यानी जिसको सूडो फोर्स या अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो बचाने वाला फोर्स कौन सा आएगा, तो बचाने वाला फोर्स आएगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F। अब अधिकतम चाहिए तो आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये सुरक्षित चली जाएगी, यानी फिसलेगी नहीं। लेकिन फ्रिक्शन फाइंड कैसे करें, तो फ्रिक्शन फाइंड करने का तरीका μ × n, यानी यहाँ पे μs है तो μs × n ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r। अब आपको n फाइंड करना है, तो इस केस में कह सकते हैं भैया यहाँ पे जो कार होगी वो कार में अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, बाहर के ऊपर की ओर लगेगा, तो mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो इस केस में कह सकते हैं कि n का वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो इस केस में μs और n की जगह mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv²/r। m ने m को यहाँ पे मार दिया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है v max। तो आप कह सकते हो यहाँ पे बचा μs × g ग्रेटर देन इक्वल्स टू v²/r, ठीक है। आप समझदार बनो। आप कहोगे कि इस केस में कुछ समझदार ऐसे भी लिख सकते हैं v², ये किस तरफ ओपन हो रहा है, तो आप कहोगे μs × g और r को भी ले आओ, तो इस तरफ ओपन हो रहा है μs × rg। तो आप कह सकते हो v का वैल्यू यहाँ पे ऐसे आएगा रूट में μs rg। कई बार यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन कैसे लग जाता है, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अपन समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो। इसका मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो 10 है वो 10 रुपये हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो रुपये हैं वो या पैसे हैं या जो धन है वो 10 से x का मान क्या है 10 से कम और 10 के बराबर है।
तो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो धन है वो 10 रुपये से कम या उसके बराबर है, तो मैं पूछूं कि उसमें अधिकतम धन कितना हो सकता है, तो आप कहोगे अधिकतम धन तो भाई 10 ही हो सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 या 10 से कम है, तो मैक्स इस केस में लेस देन लगा हो तो मैक्स होता है, और ग्रेटर देन जैसे ऐसे लगा हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो इसका मीनिंग है कि आपके पास जो रुपए हैं वो 10 या 10 से ज़्यादा है, तो न्यूनतम कितने होंगे 10 होंगे। तो इस केस में तो मिनिमम फाइंड होता है और इस केस में मैक्सिमा, तो इस केस में वी मैक्स में लिखता हूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि वी मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा म्यू एस आर जी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। कई बार बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई ये ग्रेटर देन है, फिर इसका मीनिंग क्या होता है, तो इस चीज़ को यहाँ से समझे कि लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब है कि 10 या 10 से कम आपके पास है तो आपके पास मैक्सिमम तो 10 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा है तो न्यूनतम कितना हुआ 10। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक अपन ने क्वेश्चन देखा, उसमें सड़क वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से समझना चाहिए सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यानी वृत्तीय गति में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी करने की प्रैक्टिस करें। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ेंगे सब। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने गए तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का द्रव्यमान दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि ये कार जो है किसी गठनहीन सड़क, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है सड़क पर m त्रिज्या की एक ढालू मतलब बंकित सड़क है, मोड़ से गुजरती है। यदि मोड़ का झुकाव कोण 45 डिग्री हो तो कार की चाल होगी। तो इसका भी अपन एक डेरिवेशन होता है क्लास में करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं कंडीशन समझा देता हूँ कि इस तरीके से कोई ये सड़क है, इस सड़क में केवल ये थीटा दिया है और थीटा का मान दिया 45, और यहाँ पे कह रहा है कि गठन नहीं है, यानी फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं करना है अपने को, फ्रिक्शन हीन दिया है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि वी मैक्स का जो अधिकतम सुरक्षित चाल होती है उसका फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया जाता है कि आर जी टेन थीटा होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में वी मैक्स का वैल्यू कितना होगा रूट आर जी टेन थीटा। तो आर की जगह आप रख सकते हो कितना, तो आर की जगह रख सकते हो 90 और जी की जगह रख सकते हो 10, और टेन थीटा कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 1045। अब इसको सॉल्व कर लो तो आप कहोगे ये तो 900 हो गया। तो ये 900 किसका रूट होता है, तो आप कहोगे 9 का 3 आ गया और 00 का 1 आ गया, तो 30 मीटर पर सेकंड इसकी अधिकतम चाल होगी, जिससे ये चले तो इस पर फिसलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन हेल्प करता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आता है वो इसकी हेल्प करता है इसको फिसलने से बचाने के लिए। इसका डेरिवेशन आप क्लास में जो करवाया गया उसको देखें और फिर यहाँ पे अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से था कि जो टर्न होता है यानी जो मोड़ होती है उस पर गाड़ी मुड़ती है तो उस पर वेग का मान क्या होता है, तो 3 से 4 टाइप होते हैं। पहला जैसे अपन ओनली फ्रिक्शन लेते हैं, दूसरा ओनली बंकन लेते हैं और तीसरा फ्रिक्शन और बंकन दोनों लेते हैं। तो 3 टाइप के डेरिवेशन अपने क्लासेज में करवाए जाते हैं, ठीक है। उनको ध्यान से देखें, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है। कह रहा है कि एक कण है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक स्थिर चाल से इतने आवर्तकाल के साथ घूर्णन कर रहा है, तब आपको बताना है कि उस कण का एक्सीलरेशन कितना होगा। सबसे पहले देखें अपने को गिवन डेटा क्या है उसको बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। रेडियस अपने को गिवन है तो r इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि स्थिर चाल, इसका भी अपने आप में एक मीनिंग है। स्थिर चाल का मीनिंग ये होता है कि उसका चाल क्या है, नियत है, और चाल नियत है तो अपन कह सकते हैं कि 80 यानी स्पर्श रेखीय एक्सीलरेशन का मान कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो अपन जानते हैं कि एक्सीलरेशन तो भाई ए होता है, ए नेट होता है, और ए नेट जो होता है वो क्या होता है कि ए सी और ए टी का सदिश योग होता है। लेकिन इस केस में ये 0 होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि ए नेट यानी टोटल जो एक्सीलरेशन होगा उसका मान केवल ए सी के बराबर होगा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि अपने को ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने के लिए ए सी के फॉर्मूले आने चाहिए। तो ए सी के फॉर्मूले होते हैं v²/r या अपन कह सकते हैं ω² × r। तो ये 2 फॉर्मूले अपने होते हैं। अपनी डिमांड के हिसाब से इनमें से कौन सा यूज़ करना है, तो अपन कह सकते हैं कि v के बारे में यहाँ पे चीज़ें नहीं दी हैं तो अपन ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू जानते हैं 2π/t होता है। तो ए सी इक्वल्स टू अपन यूज़ करें ω² × r, तो ओमेगा की जगह रिप्लेस कर दो 2π/t का होल स्क्वायर × r। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो अपन कह सकते हैं, देखिए 2 का 2 आएगा, पाई का पाई आएगा, टी का वैल्यू बता दीजिए। तो टी का वैल्यू आप कह रहे हो कि 0.2 पाई है और इंटू होल स्क्वायर × r। तुम समझदारी से यहाँ से कह सकते हो पाई से पाई मर गया और यहाँ पे आ गया 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर हो गया 100, और r का वैल्यू आप कह सकते हो 5 × 10⁻⁻2 है। तो ये इससे कैंसिल आउट होता है, तो ये बराबर आ गया 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। तो एक्सीलरेशन का क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में भी किया था कि एक्सीलरेशन जो होता है वो AC तथा AT यानी अभिकेंद्रीय तथा स्पर्शरेखीय त्वरण के योग के बराबर होता है, लेकिन योग कौन सा, सदिश योग। तो इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि चाल नियत है, तो इस वजह से AT का मान 0 हो गया। तो AC का मान के भी 2 फॉर्मूले, तो वो फॉर्मूला अपन यूज़ कर लेंगे जिसमें अपने को सहूलियत हो। तो इस केस में ओमेगा यानी 2π/d दिया है, तो इस वजह से ये यूज किया। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि अभी तक 2020 से लेके 2010 तक जितने भी सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो उनको अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इनको आप एक बार अच्छे से करें, जिससे आपको मदद मिलेगी वृत्तीय गति चैप्टर को पढ़ने में, और आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आने वाले एग्जाम में आप इसके सभी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो अपन कौन से चैप्टर पे बनाएं जिससे अपने को मदद मिले। ठीक है, थैंक यू।